आज सबसे पहले इस लाइव सेशन के थ्रू मैं आप सभी को अपने दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आप सभी को आज मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लव, आपके सपोर्ट, आपके क्या कहते हैं रिस्पेक्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट सबसे बड़ी चीज है जौन सी आप ना कि इंडिया से बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्रीज हमें मैसेजेस, फोन कॉल्स आ रहे हैं जो कि हमें मुझे नंदिनी, माई वीजा, दीप अरोड़ा सर को इतना ज्यादा बूस्टअप मिलता है अपने और लाइव सेशन को और अच्छा करने के लिए, हमें न्यू केस स्टडीज लेके आने के लिए हमें इतना मजा आता है। और आप सभी के साथ जौन सी केस स्टडीज हम डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि आपके दिल में भी कोई क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन ना राइज हो, कुछ भी ना हो, तो हम उसे बिल्कुल क्लियर आउट करके सारी केस स्टडीज आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत ना पड़े। आपकी यही इसी केस स्टडीज के थ्रू आपका, हमारा मेन मोटिव भी यहाँ पे आने का ये है कि आपके कहीं ना कहीं इस केस स्टडीज के साथ आपके लाइफ में कोई ना कोई आपको ये कोरिलेट करे, ताकि हमें काफी बेनिफिट मिले और आपको तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिले, आपके करियर को, आपके फ्यूचर को इनबिल्ड करने के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो। तो मैं यहाँ पे ये भी बात बोलना चाहती हूँ कि हमें जो मैसेजेस, फोन कॉल्स आ रहे हैं ना कि सरी से, टोरंटो से, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें मैसेजेस एंड फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें बूस्टअप इतना ज्यादा मिलता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। हम आज आपको इतना थैंकफुल बोलना चाहती हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करने में, आपके साथ लाइव इंटरेक्ट होने के लिए। मैं तो पूरे वीक इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना कि हमने फ्राइडे को आप सभी के साथ लाइव होना है, तो काफी अच्छा बूस्टअप मिलता है हम सभी को। तो आपका सपोर्ट हमें एंड तक चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूँ कि जो सा माई वीजा ओवरसीज है वो एक काफी ग्रोइंग कंपनी बनती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो कीप सपोर्टिंग अस। और हमें ये भी पता है कि आप हमारे जो लाइव सेशन है काफी लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करते हैं, जो कि और बूस्टअप की बात है। और आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, तो कीप गोइंग गाइस। हम और भी आपको न्यू अपने केस स्टडीज के साथ आपको मोटिवेट रखेंगे। तो थैंकफुल सर, आप इतना हमें क्या कहते हैं इतने डीप और क्लियर केस स्टडीज को आप प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। ये सब भगवान ही करवाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये सब वो अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु जिसको मानते हैं वही सारा करने वाला होता है। सर उनकी ग्रेस के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, और आपके भी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। सब उनका सपोर्ट है जी, सब ईश्वर परमात्मा का सपोर्ट है जी। यस सर जी। जी नंदिनी ने बहुत भावुक कर दिया। सो वाकई ही जो शब्द नंदिनी ने बोले हैं आप सभी के लिए, वो हमारे दिल की गहराइयों से हैं। दीज आर फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। यस सर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं फोन कॉल्स पे कभी ओवरसीज में बात होती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो वो इस चीज को समझते हैं कि हम नंदिनी को सुनते हैं, आपको सुनते हैं, आप जो इतनी ट्रांसपेरेंट बातें करते हैं। हमारा मकसद ही ये होता है कि ट्रांसपेरेंट, हम आपको अंधेरे में रखें ना, जो है सब कुछ क्लियर। कहीं पर भी 1% भी डिस्कनेक्शन या गैप होने नहीं चाहिए। सो जितना आपने प्यार कर रहे हैं माई वीजा ओवरसीज को, जितना आपने सपोर्ट की है और कर रहे हैं, और भगवान करे कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी सर्विसेज में हमेशा ऐसे ही लगे रहें। और आप जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं इस पे, और हमें आप अच्छी दिशा देते हैं, उसके लिए तो हम आपका कभी भी देना नहीं दे सकते। सो कीप सपोर्टिंग अस। और माई वीजा ओवरसीज, जैसे कि नंदिनी ने बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने जा रही है और बन रही है, और आपकी सपोर्ट के बगैर हम जीरो है। सो बस ये जो 2-3 मिनट हमने लगाए हैं, ये थैंक्स एक बहुत छोटा वर्ड है, धन्यवाद एक बहुत छोटा वर्ड है। हमारे पास शब्द ही नहीं है आपको थैंक्स करने के लिए। मीन्स हमारा जो हमारे थॉट है आपके नतमस्तक है, हम आपके चरणों में हैं। तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप गाइडिंग अस, कि हम आपके हमारा जो साथ बना हुआ है वो ऐसे ही बनता रहे। सो समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। और नंदिनी
को कहेंगे कि केस स्टडी शुरू करिए। और कल मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कल सैटरडे को 5 जून को लेजन कॉलेज, जहां पर कोमल शर्मा जो कि इंडिया मैनेजर है, वो हमारे साथ होंगी और ब्रैम्पटन से हम बात करेंगे। और मेरी कोशिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए और जितने भी आपके कॉल्स अभी नहीं उठा पाएंगे, जो मेरे फ्रेंड्स कॉल्स कर रहे हैं वो भी कॉल्स ना करें, तो सेशन खत्म होने के बाद वी डेफिनेटली पिक योर कॉल्स एंड वी विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली। सो सबसे बड़ी बात ये, कल 3 बजे आफ्टरनून हम लाइव होंगे कोमल शर्मा इंडिया मैनेजर लेजन कॉलेज ब्रैम्पटन कैंपस कनाडा से। सो शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। नंदिनी? यस सर, श्योर सर। तो सर फर्स्ट केस स्टडी आज मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ। तो सर कौन सी केस स्टडी मैं आपके साथ लेके आई हूँ, स्कूलिंग वीजा पे है जी। तो सर इसमें स्टूडेंट ने 10th पास आउट है 2020 में जी। उनके 70% मार्क्स हैं जी। और उनके आइल्स में 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स ईच हैं और उनकी मासी जी टोरंटो में रहते हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स का क्वेश्चन ये है कि वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट अपने बच्चे के, और तो पेरेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ जाके क्या वहां पे जाके काम कर सकते हैं। ओके, सो नंदिनी, ये जो स्कूलिंग वीजा का केस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है और इसका मुझे 2-4 मिनट बोलने का आप परमिशन दें। Yes, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एटलीस्ट लोगों को नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले। एक केस आया हमारे पास तो हम चाहते हैं कि आपके साथ भी कोरिलेट कर जाए। Yes, sir. तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि स्कूलिंग वीजा को जितने भी कंसल्टेंट है, मैक्सिमम कंसल्टेंट, जितने भी कंसल्टेंट का मतलब ये नहीं सारे कंसल्टेंट, मैक्सिमम कंसल्टेंट ने स्कूलिंग वीजा का नाम बहुत बदनाम किया। कैसे करते थे? सबसे पहला जो ल्योर कैसे करते हैं कि आप बच्चों को कराइए एडमिशन कनाडा में और आप भी साथ में जाइए, वहां पर काम भी करिए। तो ये सबसे बड़ा क्राइम जो कंसल्टेंट जिनको नॉलेज नहीं है वो करते रहे हैं। और हमारे जैसे कंसल्टेंट जो जेन्युइन है, अब हम नहीं, सारे मतलब मैक्सिमम जो कंसल्टेंट जेन्युइन है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि जब हमें कॉल्स आती है कि सर 10th की है बच्चे ने और स्कूलिंग वीजा लगवा दो, हमें भी साथ में भेज दो, हम भी वहां पर काम कर लेंगे और बच्चे की टेक केयर हो जाएगी, तो सर पैसे जितना मर्जी लग जाए। तो दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसमें कोई एम्बेसी कोई कंफर्मेशन नहीं देता कि पेरेंट्स का वीजा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब एक पर्सन जो है, जो पेरेंट्स की बात करूं, वो विजिटर वीजा पे जा रहे हैं तो काम कैसे कर सकते हैं? तो मैं इस बात को स्टार्टिंग से बोलता हूं। देखिए, एक स्टूडेंट आता है, 10th क्लास की हुई है उसने, जैसे अभी नदीर ने केस किया कि 10th क्लास की है, 70% मार्क्स है और 6 बैंड ईच है। यस सर। अब होता क्या है कि पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि बच्चा चला गया, हम भी पीछे पीछे आ जाएंगे और टूरिस्ट वीजा लग जाएगा या विजिटर वीजा लग जाएगा और उसके बाद हम काम कर लेंगे। ये एक गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अब वहां की जो फीस स्ट्रक्चर है, अब स्कूलिंग वीजा को जो फीस स्ट्रक्चर है, अप्रोक्सीमेटली $20,000 से कम फीस वहां पर नहीं होती। हमारा जो डायरेक्ट टाइप है वेस्ट फील्ड सेकेंडरी स्कूल से, जो टोरंटो में है, और वी आर एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ दिस स्कूल। तो वेस्ट फील्ड सेकेंडरी स्कूल जब आप गूगल करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि माई वीजा ओवरसीज हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कर रहे हैं वेस्ट फील्ड सेकेंडरी स्कूल के साथ। जितनी भी क्वेरीज आती है, हमारा यही मकसद होता है कि उनको सही गाइड करना। पहली बात, जिन स्टूडेंट्स ने 10th की है, जो वहां पर जाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स का इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि वीजा साथ में लगेगा। हाँ, उनके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स के बेस पे वीजा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विजिटर वीजा, वहां पर जाए, जाके छोड़ के वापस आ जाए, जो टाइमिंग्स पीरियड को दिया गया। स्कूलिंग वाले जो होते हैं वो एज ए गार्डियन भी काम करते हैं, वो आपसे एक फीस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और वो बच्चों की एज ए होम स्टे करवाते हैं, वहां पर एज ए गार्डियन काम करते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 21,000 की फीस स्ट्रक्चर होता है। साथ में आपको गार्डियन का जो एक्सपेंसेस है वो भी बियर करना पड़ता है। हाँ, आप जैसे इन्होंने बताया कि इनके मौसी जी वहां पर है, तो वो एज ए गार्डियन वो आप खुद मानेंगे, तो $1,000 जो एक साल का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, मतलब 60,000 के करीब जो एक्सपेंस है, वो नहीं लगेगा। उनका फी लगेगी, उनके बुक से खर्चे हैं, उनके यूनिफॉर्म के खर्चे हैं, ये उनको बियर करने पड़ेंगे। बच्चे को वीजा लगता नहीं लगता, वो तो डिपेंड करता है कि उसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं।
3 इयर्स की जो स्क्रिप्ट है लास्ट 3 इयर्स की वो लेते हैं, एप्लीकेशन लेटर वहां पर लगता है। तो ये एक प्रोसेस है। एक छोटी सी फीस लगती है $150, एप्लीकेशन फी होती है, वो अपने स्कूल में डिपॉजिट करानी होती है। माई वीजा को आपने कोई पैसा नहीं जमा कराना, आप डायरेक्ट स्कूल के अकाउंट में डाल सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस चलेगी, आपने 3 इयर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो दिया, 10th के अपने मार्क्स भेज दिए, उसके बाद आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू होती है। स्कूल वाले ये कंफर्म करते हैं कि वाकई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उसका मकसद क्या है यहाँ पर आने का। उनके पेरेंट्स से बात होती है। यदि वो पेरेंट्स कहें कि हम तो स्कूलिंग वीजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत कंसल्टेंट ने कहा है कि हम भी साथ में जा सकते हैं और हम भी वहां पर काम कर सकते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आप समझ लीजिए कि जो 2-2, 2.5 लाख रुपए की जिन्होंने फ्रॉड किए हैं आज से 5-7-10 साल पहले, बहुत स्कूलिंग वीजा का नाम बदनाम हुआ, इसलिए लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि स्कूलिंग वीजा तो लगते ही नहीं है। हाँ, टफ भी है, ये भी बात सही है कि स्कूलिंग वीजा बहुत टफ है, रेयर केस लगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक जो स्टूडेंट जो 10th क्लास में होता है उसकी एज 15, 16, 17 के बीच में होती है। अब वहां पर क्या श्योरिटी मिलती है कि स्कूल में जाके वो कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उनका गार्डियनशिप होगा, कैसे उनका सपोज लुक आफ्टर करने वाले होंगे, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक इमोशनली यहाँ पर इंडिया में अटैच्ड है, वो होम सिकनेस है, कई दिक्कतें आती हैं। तो स्टूडेंट का पहले तो माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो वहां पर एट द एज ऑफ 16 जा रहा है, 16 साल की एज है, वहां पर पढ़ने जा रहा है, तो उतना माइंड उसका कितना कंपिटिटिव होगा या कितना स्ट्रांग होगा, ये देखना। दूसरा, वीजा लग जाता है। हाँ, अब देखिए फीस स्ट्रक्चर कुछ हायर एंड पे होता है। हायर एंड का मतलब होता है कि $20-22 हजार तो फीस है, साथ में आपने जो साथ में भी जैसे जीआईसी है तो वो भी आपने तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए साथ में भेजना है। तो करते करते ये मान लीजिए कि 18-20 लाख तक ये खर्चा बन जाता है। अब 18-20 लाख जो एक साल का वहां पर एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए महीने का, तो उसके नेचुरली पेरेंट्स भी कमाते होंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे, उनका जो इनकम है वो भी 30-40 लाख के करीब साल का होगा, तो वो वैसे ही विजिटर वीजा लग जाता है। उसमें एक कंसल्टेंट को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि हमारे बच्चे को भेज दो और हम पीछे काम करने के लिए आ रहे हैं। यदि वो काम करने की सोच है तो इट मीन्स वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो फिर वीजा कैसे लगेगा। तो पहले तो स्टूडेंट का, उनको जो उनके बच्चे का वो जाना जरूरी है, वहां पर वो चला जाए, उसके बाद हम उनके मिलने जा सकते हैं। वो विजिटर वीजा लगता है, वो जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स होती हैं कनाडा की, वो फुलफिल कीजिए, उसके बाद आप उनका देखभाल करिए और वापस आ जाइए। काम करने का परमिशन विजिटर वीजा में ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा, अनटिल और अनलेस आप उस वर्क परमिट की या आगे जो जैसे जो काम करना है उसकी कैटेगरी में नहीं आते, और वहां के जो आरसीआईसी मेंबर्स हैं या आईसीसीआईसी मेंबर हैं उनसे आपको बात करनी पड़ती है। तो पहली बात तो यह कि पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं 4-5 मिनट इसलिए लगा रहा हूं कि ये आमतौर पे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है कि स्कूलिंग वीजा में पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा कभी ना हुआ ना कभी होगा। स्कूलिंग वीजा मीन्स बच्चा जाएगा, बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड हो, स्ट्रांग इनफ हो, वहां पर सेटलमेंट करने के लिए, वहां पर बच्चा चला गया, 1-2 साल पढ़ता है, बेनिफिट बहुत है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब वो लड़का +2 कर जाता है तो यूनिवर्सिटी वाले कैंपस में आ जाते हैं कि उनको आगे एडमिशन देने के लिए स्कूल के जो अथॉरिटीज होती हैं उनकी हेल्प करती हैं, उनका जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो अच्छा हो जाता है स्टूडेंट्स का, वहां का जो माहौल है, जो उनकी एनवायरनमेंट है, जो उनका वेदर सपोर्ट है वो जरा अच्छा हो जाता है, तो कल्चर से वो मिक्स हो जाते हैं। तो 2 साल जो +1 +2 वहां पर कर लेते हैं उनके लिए आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत आसान हो जाता है। पर यहां से वीजा लगना इतना आसान नहीं होता कि आप किसी कोई कंसल्टेंट कहते कि हमें 2-2.5 लाख रुपए पहले दे दो, उसके बाद फीस आप वहां पर जाके जमा करा दो और फिर पेरेंट्स भी जा सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, बस हमें 2 लाख रुपए दे दो। ये तो 2-4 लाख के चक्कर में ना जो अच्छे कंसल्टेंट है उनका नाम भी बदनाम हो जाता है। सो प्रॉपर तरीके से जाइए, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो उसकी जो सर्विस चार्जेस है वो ले, पर पेरेंट्स काम वहां पर नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट एलिजिबल है स्कूलिंग वीजा के लिए, पर कंडीशन इज दैट कि उसके जो फाइनेंशियल कनेक्शंस है उनके पेरेंट्स के वो इतने अच्छे होने चाहिए कि भी तकरीबन 15, 17, 18, 20 लाख का जो खर्चा है एक साल का वो पे करने के एक्सपेंसेस हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देन ही इज एलिजिबल टू गो टू टोरंटो फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग ओवर देयर इन स्कूलिंग वीजा। राइट जी? थैंक यू सो मच। सॉरी मैं 2-4 मिनट फालतू ले गया आपकी, प्लीज। नहीं सर, डिटेल देनी काफी जरूरी है। जी, अभी हम स्पेशल इससे स्कूलिंग वीजा के लिए बोलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आधे घंटा भी बोल सकते हैं, बट बेसिक बात बता दी
कि स्कूलिंग वीजा में पेरेंट्स वहां पर काम नहीं कर सकते, हाँ जा सकते हैं, वो भी अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स के ग्राउंड पे। Yes. जी प्लीज। तो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी आज स्पाउस वीजा पे ही है। अरे क्या बात है जी, आने दो पहले मैं स्कूलिंग वीजा पे लेके आई और मैं स्पाउस वीजा पे भी लेके आई Please. नेक्स्ट केस स्टडी। प्लीज। तो सर नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि सर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन पास आउट है इन 2018। ठीक। उन्होंने बीसीए की हुई है। बीसीए की फुल फॉर्म मैं रिपीट कर देती हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। तो उनके 69% मार्क्स हैं ठीक इन है। ग्रेजुएशन और उनके बैंड 6.5 है, नॉट लेस देन 6 ठीक बैंड्स है, है। ठीक है, को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें उनके हस्बैंड कनाडा साथ उनके जाना चाहते हैं। अच्छा यस सर। देखो जितने भी मैरिड कपल है, नो डाउट कि चाहे स्पाउस हस्बैंड बने चाहे वाइफ बने, वाइफ। मन में तो होता है कि कनाडा इकट्ठे जाए, राइट। हम भी चाहते हैं कि इकट्ठे जाइए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि आज से 2 साल पहले जब हम स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते थे तो सक्सेस रेशो 90% करीब थी, 10 में से 9 वीजा लग जाते थे। जैसे ही कोविड का सिचुएशन सामने आई हमारे सामने, तो क्या हुआ कि वीजास की जो सक्सेस रेशियो है वो 30% तक पहुंच गई। तो 10 में से 3 वीजा ही लगते थे, स्पाउस वीजा की बात कर रहा हूं मैं। यस। फिर हम क्या करते हैं कि देखिए, अब एक तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि वहां के जो कैनेडियन सिटीजन है उनको जॉब की दिक्कत आती है, पहली बात, यदि हम वहां पर जाके जॉब के लिए डिमांड करते हैं। दूसरा, जो यहां से स्टूडेंट जाते हैं उनको भी काम देना। यस सर। कनाडा की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर जो 20 आवर्स का वर्किंग राइट्स है, 4 आवर्स अ डे, वो भी कवर करने हैं। अब उनके साथ उनके हस्बैंड या वाइफ जा रहे हैं एज ए स्पाउस, उनको भी काम देना। तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कैनेडियन गवर्नमेंट की। एक तो वहां के जो सिटीजन है या रेजिडेंट्स है उनको काम देना, स्टूडेंट्स को काम देना, और फिर जो स्पाउस होते हैं उनको ओपन वर्क परमिट देना। अब उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो कैसे आगे वीजा लगता है नहीं लगता, वो एक अलग टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी। सो कहने का मकसद ये है कि अभी माई वीजा ओवरसीज, स्पाउस वीजा में ऐसा नहीं हम कर सकते कि उनको साथ ही भेज दें, जा सकते हैं, बट ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया। यस सर। पहली बात तो ये कि जो ये स्टूडेंट है ये पहला अपना वीजा अप्लाई करें। यस सर। इनको भी तकरीबन 4-5 दिन लग जाने हैं। यस सर। तब तक अभी जून का फर्स्ट वीक है, तो मुझे लगता है कि 3 मंथ्स प्लस कर रहे तो सितंबर तक इनका वीजा लग जाएगा, राइट। अब सितंबर में वहां पर फ्लाइट पॉसिबल होती है नहीं होती, वो बात की बात है। लेट्स सपोज सितंबर में फ्लाई कर जाते हैं या जनवरी 2022 में ये फ्लाई करते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश ये थी कि इनको 6 महीने बाद वहां पर थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए इनके बाद इनके हस्बैंड को हम वहां पर इनकी जो फाइल है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि फाइल प्रिपेयर होने के बाद भी इनको 6 महीने और वेट करनी पड़ जाए। हमारे माइंड में 6 महीने तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। भगवान ना करे कि 1 साल भी वेट करना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जॉब की जो अब अवेलेबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 50% कम है। तो यहां से हम भागम भाग करते हैं कि भी स्पाउस भी चला गया, बच्चे भी चले गए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर जॉब नहीं मिलनी तो खर्चा आपकी पॉकेट से बढ़ जाएगा। तो हम भी और कैनेडियन जो एम्बेसी ऑफिसर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप पहले खुद सेटलमेंट में आ जाइए। आप वहां पर अपना कोई घर या मकान है वो ले लीजिए, वहां पर कोई गाड़ी का अरेंजमेंट कर लीजिए, ताकि आपकी फैमिली को अपने बुलाना है। फाइनेंशियल तो नो डाउट कि आप अच्छे फाइनेंस तो आपके होने ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्पाउस वीजा अभी फिलहाल रुक जाइए, पहले तो खुद अप्लाई करें और कोशिश करिए कि 6 महीने से लेकर साल तक के स्पैन में ये वहां पर जा सकते हैं। जब इनके जो वाइफ है वहां पर पहुंच जाते हैं उसके बाद 6 महीने और साल के बीच में। yes, तो इतना मतलब माइंड को मत दौड़ाए कि भी बस वाइफ इनके चले गए हैं पीछे। अब देखो पीछे बच्चा, छोटा बच्चा है, उनको संभालने वाला भी कोई चाहिए। 6 महीने की तपस्या, 1 साल की तपस्या तो करनी पड़ेगी एज ए हस्बैंड, या आपके जो जब बच्चे के जो दादा दादी या नाना नानी है, जो भी घर में बुजुर्ग हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि छोटे बच्चे को कैसे संभालना। हाँ, एक बार आपका वीजा लग गया उसके बाद 6 महीने या साल में देख लेंगे कि कैसी सिचुएशन है, उसके बाद वीजा अप्लाई करेंगे। कई बार वीजा रिफ्यूज भी होता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि स्पाउस वीजा लग गया तो कई माइंड सेटिंग कर लेते हैं कि बस मेरा वीजा लग गया अब ये तो अप्रूव हो जाना है।
वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है। उसके किन ग्राउंड में वीजा रिफ्यूज होता है वो हम दोबारा उसको सही करके दोबारा वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं बस वीजा रिफ्यूज हो गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी हमारे पे और हमारा जो फ्यूचर है वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। रिफ्यूजल का मतलब एक ग्रीन सिग्नल ही है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे, इसको नेक्स्ट टाइम पूरे करिए और हमारी कंट्री आई है। तो रिफ्यूजल डज नॉट मीन कि दे हैव क्लोज द डोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो वो दरबार जो आपके द्वार है वो बंद नहीं होते, वो उनके लिए खुले रहते हैं जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं। Yes, आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो जेन्युइनिटी होती है, वो चेक करते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो स्टूडेंट है ये अपना वीजा पहले अप्लाई करिए, स्टडी वीजा अप्लाई करिए। बिल्कुल परफेक्ट फाइल है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6.5 नॉलेज एंड 6 बैंड है, 16% मार्क्स है, बीसीए में 2018 पास आउट है। तो वीजा की मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। वैसे तो खैर हम गारंटी देते नहीं किसी की, चाहे 8 बैंड भी हो, बट वीजा के चांसेस मैक्सिमम है। और मुझे लगता है कि यदि अप्लाई करें तो 6 महीने से साल के बीच में इनके जो हस्बैंड है या इनके किड है उनको हम बाहर जो है वो भेज सकते हैं, स्पाउस वीजा पे वो जा सकते हैं। हमने कई स्टूडेंट्स को भेजा भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। सही, काफी नॉलेज वाली केस स्टडी थी। हाँ, ये काफी कुछ सीखने को मिला हमें जी। कोशिश यही होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको मालूम पड़ जाए, सही मालूम पड़ जाए। अब मर्जी तो अपने खुद करनी है, बस मालूम पड़ जाए। हमारा काम होता है आपको बताना, दैट्स इट जी। सर नेक्स्ट केस स्टडी मेरी आज पाथवे पे है। ओके, पाथवे सर आपने आज काफी एक्सप्लेन करके आए, उन्हें सबको बताना है क्योंकि काफी डाउट्स हैं इसी पाथवे की कोई इसमें केस स्टडीज पे। बिल्कुल ठीक है। तो सर नेक्स्ट मेरी केस स्टडी इसी पे ये है कि सर स्टूडेंट ने 2019 में बीकॉम की है। ओके, उनको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और उनके ओवरऑल बैंड्स हैं 6.5 नॉट लेस देन 5.5। ठीक है। तो जो उन्होंने कॉलेज सिलेक्ट की है उनको वो पाथवे नहीं दे रहा कॉलेज। अच्छा, ठीक है। तो सर इस केस में वो स्टूडेंट क्या करेगा? देखिए ये बहुत बढ़िया केस स्टडी है। नंदिनी तो हम ऑलवेज तारीफ करते हैं, शी इज प्रेज वर्दी। क्या देखिए इसने स्कूलिंग वीजा का बहुत बढ़िया टॉपिक लिया ना केस स्टडी का। फिर इसने स्पाउस वीजा, आज की डेट में स्पाउस वीजा इतना आसान नहीं है लगना, उसका इनको टॉपिक मिल गया। अब ये पाथवे की बात करें तो ये तीनों टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम वीडियो को फिनिश करेंगे तो डिफरेंट सोशल मीडिया पे इसकी रिकॉर्डिंग भी आनी है। तो जो जिन्होंने मिस कर दिया तो वो ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, बार बार सुनिए और अपने फ्रेंड्स को ये फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इसकी 3 वीडियोज बन जानी थी, है ना। तो एक ही 15-20 मिनट की जो बातचीत में ये चीज क्लियर होती है, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सिर्फ व्यूअर्स की सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, my तो God, इनकी my सपोर्ट के God, थ्रू my ही God। इतनी इंटरेस्टिंग मैं केस स्टडीज लेके आई मैं हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस मैं जो शुरू से जो बोल गया ना आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बस थैंक्स, बहुत छोटा वर्ड है, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत थैंक्स है कि जो आप कर रहे हैं वो सिर आंखों पे, सिर माथे पे, और मैं नहीं समझता कि आपका कुछ देना दे सकता है। आपका इतना सपोर्ट, प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फेथ, कमाल है जी। तो बात करते हैं कि 2019 में बीकॉम, 1 साल का एक्सपीरियंस, 5.5 नॉट लेस देन 6.5। अब इस फाइल की सबसे बड़ी पता क्या प्रॉब्लम आ गई? इस फाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई 5.5 इन 1 मॉड्यूल। इनका केस एसडीएस में नहीं लगेगा, राइट? एसडीएस में नहीं लगेगा तो नॉन एसडीएस में लगेगा। अब नॉन एसडीएस में लगेगा तो बात आती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, नो डाउट की जो क्यूबेक का जो प्रोविंस है, जो मॉन्ट्रियल में हमने जो केस लगाए हैं उसमें 10 कॉलेजेस का सस्पेंशन है, उसमें मैक्सिमम हम करते थे। अब जो सस्पेंशन से बाहर हैं या आ रहे हैं उनमें हमारी कोशिश होगी कि एक तो ये क्यूबेक की तरफ, मॉन्ट्रियल की तरफ ये अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने सिर्फ टोरंटो में जाना है या वैंकूवर में जाना है या मुझे विनीपेग में भेज दो या आप मुझे कैलगरी में भेज दो, तो ये स्टूडेंट जो है वो नॉन एसडीएस में आएगा। और नॉन एसडीएस में आने में क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए कुछ कॉलेजेस के तो आर्टिकुलेशन हो चुके होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के साथ। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कॉलेज है वो नॉन एसडीएस की कैटेगरी में है और उनके पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनका जो आर्टिकुलेशन हुआ है वो हुआ है एसडीएस कॉलेजेस के साथ, एसडीएस स्ट्रीम वाले जो कॉलेजेस हैं। तो 1 साल वो नॉन एसडीएस में पढ़ेंगे और सेकंड ईयर वो एसडीएस में पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में जा सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आर्टिकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास कई कॉलेजेस थे
काम कर रहे हैं जिनका आर्टिकुलेशन दूसरे कॉलेजेस के साथ है। जैसे ईटन कॉलेज, जैसे कविता विल्सन जी हमारे साथ जुड़ी थी आज से कुछ दिन पहले, तो उनका पाथवे है। तो जो ईटन कॉलेज पढ़ता है वो आगे उनके पास वैनकूवरी कम्युनिटी कॉलेज है और भी कई कॉलेजेस हैं, तो वहां पर जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब किसी कॉलेज का आर्टिकुलेशन नहीं होता, पाथवे नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब उनके लिए एक सोल्यूशन बनता है LMIA। जैसे हम आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं साइप्रस कॉलेज जो मेडिसिन हैट में है, जिया मैम हमारे साथ लाइव थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि आप LMI ले लीजिए। एक अब स्टूडेंट 8 महीने पढ़ेगा, 4 महीने की इंटर्नशिप होगी, 1 साल के बाद उनको LMI इश्यू रहता है। अब या तो ये कॉलेज चेंज करें जहां पर पाथवे है, पाथवे नहीं है सॉरी, तो या फिर जो कॉलेजेस हैं वो इनको LMI अरेंज करें। देखिए LMI जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, जो कि ESDC डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा है वो इशू करता है। इतना आसान नहीं होता। यदि हम एज ए इंडिविजुअल बात करें तो $30,000, $40,000, $50,000 तक इसका एक्सपेंस आता है। अब वो कैसे लेते हैं वहां पर वो मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत एक्सपेंसिव बनता है। तो पर कॉलेज से यदि आपने स्टडी कर लिया फिर ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे जिया मैडम ने बताया था कि 1100 के करीब जो एम्प्लॉयर की फीस होती है और अप्रोक्सीमेटली $2,500 के करीब जो RCIC मेंबर है या ICCS मेंबरशिप जिनके पास है वो अपनी फी लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली $3,500 में आपको LMI दिलवाता है कॉलेज। आप खुद तो फिर भी नहीं ले सकते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इनका एक ही सोल्यूशन है कि ये अपने कॉलेज से LMI के लिए रिक्वेस्ट करें और फिर अपना जो वर्क परमिट है वो ले, क्योंकि उसके बिहाफ पे इनको PR मिल रही है। तो 3 बातें की हैं। एक SDS में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 6 बैंड ईच है, 5.5 किसी मेड्यूल में नहीं हो चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क में मिलेगा, PR मिलेगी। 5.5 बैंड एक में आ गए तो आप चलिए क्यूबिक की तरफ, वहां पर आपको लगता है कि अभी थोड़ा दिक्कत है तो फिर आ जाइए जो वैंकूवर में या आप टोरंटो में। अब उनके पास पाथवे चाहिए, पाथवे नहीं है तो फिर LMI है। तो 4-5 तरीके हैं ऐसे। तो ये थोड़ा सा समझिए दोबारा जो मैंने बोला है, इसको आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। तो प्रॉब्लम तभी आती है जब कॉलेजेस के पास पाथवे नहीं होता। पाथवे नहीं होता तो LMI तो होनी पड़ेगी, अदरवाइज अब स्टूडेंट है 9 लाख रुपए खर्च किया उसने, 6 लाख रुपए खर्च किया GIC का, ट्यूशन फीस प्लस GIC, 15 लाख रुपए लगा के वो कहता है कि मैं वहां पर सिर्फ वापस आ जाऊं 1 साल पढ़ के। तो ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। हम चाहते हैं कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क में मिले। 5.5 बैंड पे आके ये दिक्कत आती है तो हम क्या कहते हैं, इसको इंप्रूव कर लो 5.5 बैंड को, या फिर आप वो कॉलेज के पास जाओ जहां पर LMI पाथवे है, नहीं है तो फिर LMI है। राइट जी, राइट जी। टाइम मेरे ख्याल में हो रहा है जी। और अब एक केस स्टडी रहती थी, वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ही होगी, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो अनपैरेलल है। और मुझे भी कई कॉल्स आते हैं, जैसे नंदिनी ने बताया कि सरी से भी कॉल्स आती हैं, टोरंटो से भी आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज, मुझे पोलैंड से कॉल्स आती हैं, डेनमार्क से कॉल्स आती हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। और हम तो ये कहते हैं कि आपके प्यार के बगैर, आपके रिस्पेक्ट के बगैर, आपकी सपोर्ट के बगैर माई वीजा ओवरसीज इज 0। हम बिग 0 कहते हैं अपने आप को यदि आपकी सपोर्ट नहीं है। आप हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बना रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। स्केलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी रीचेबिलिटी होगी, जितना हम रीच कर पाएंगे आपके दिलों तक, उतना ही हमें अच्छा रहता है। और ऐसे ही आगे केस स्टडीज लेकर 11 जून को इवनिंग 5 o'clock आपके दोबारा आपके साथ मैं और नंदिनी आपके सामने आएंगे और जो टफ केस स्टडीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। और नेक्स्ट वीक हम जल्दी आपसे मिलेंगे। मतलब पूरा हफ्ता ये होता है कि बस जल्दी जल्दी फ्राइडे और हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करें, क्योंकि बहुत मजा आता है। आपकी इतनी सारी क्वेरीज आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर से बातचीत करके तो और, क्योंकि सर काफी को डिटेल में समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और व्यूअर्स को उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।